वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं LSC 01। इसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि हमने जो लास्ट फर्स्ट पार्ट किया था इस यूनिट का, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सेल क्या होता है, इसके रिगार्डिंग थ्योरी क्या थी, इसकी इन्वेंशन कैसे हुई, कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे। तो हमने सारी इन्वेंशंस डिस्कस की थी और उसके रिगार्डिंग जितने भी पॉसिबल मॉडल्स थे उसके बारे में हमने स्टडी किया था और इवोल्यूशन की बात करी थी कि कैसे सेल इवोल्यूट हुआ था। तो आज हम बात करेंगे कुछ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ये जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीडियो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर एंड उसके रिलेटेड डाइवर्सिटी, मतलब वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये स्टडी करना होगा कि प्रोकैरियोट्स होते क्या है, इसको डिफाइन करना होगा। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच डिड नॉट हैव न्यूक्लियस। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म था, एक्चुअली फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऐसा था जिसके पास न्यूक्लियस नहीं था। इसको एक नाम देना था, तो उसको नाम दिया गया बाय यूजिंग प्रोकैरियोन्स, विच मीन्स प्रो मीन्स अर्लियर एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रोकैरियोट्स। तो ये माना जाता है कि जो, क्योंकि प्री अर्थ में अगर हम बात करें तो उस टाइम क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी। तो दीज आर मेड प्रोबेबली एनारोबिक एंड हिट्रोट्रॉफिक। एनारोबिक का मतलब हमें पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। एनारोबिक वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी प्रोसेस की एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो कोई भी रिएक्शन होती है वो होगी अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एन का मतलब होता है नॉट एब्सेंस, और एरोबिक का मतलब एयर, मतलब कि ऑक्सीजन। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन अगर होती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर उसे हम एनारोबिक रिएक्शंस बोलते हैं। इसका मतलब ये हमें बोला गया है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो भी एनारोबिक कंडीशंस में फुल जो है बने हैं, और ये हिट्रोट्रॉफिक है, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑटोट्रॉफिक जो प्रोसेस था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। इसीलिए इनका जो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस इनका नेचर कैसा बन गया, एनारोबिक एंड हिट्रोट्रॉफिक। इट वाज बिलीव्ड दैट at that time there was no free oxygen available in its atmosphere, and जो autotrophs है they had a complex metabolism to prepare their own food। मतलब कि वो अगर कोई ऑटोट्रॉफ, मतलब कि कोई स्पीशी अपना फूड आप बना सके, इतना मेटाबॉलिज्म जो उनका मेटाबॉलिज्म था उतना कॉम्प्लेक्स था, जिसकी वजह से उनका जो नेचर है वो कैसा अडॉप्ट हो गया, कैसा हो गया, हिट्रोट्रॉफिक नेचर उनका हो गया था। ये रीजन है कि क्यों एनारोबिक और हिट्रोट्रॉफिक हुआ था। तो इसका रीजन ये है कि उस टाइम पे फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, और जो अगर आप बात करें ऑटोट्रॉफिक मेटाबॉलिज्म वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। प्रोकैरियोट्स को हम मोनरा भी बोलते हैं। एक्चुअली दीज आर द ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स जिसको हम बोलते हैं मोनरा। इस ग्रुप में एक्चुअली होता क्या है, यूबैक्टीरिया होता है, आर्के बैक्टीरिया होता है, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोक्लोरोफाइटा एंड साइनोफाइटा, माइकोप्लाज्मा। ये सभी क्या होते हैं, ये वायरस, बैक्टीरिया, एक्चुअली जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं इसके बारे में आज हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करेंगे हम बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया इट इज वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। इतना छोटा ऑर्गेनिज्म है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और इसकी प्रेजेंस कहाँ पे हो सकती है, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स और बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बैक्टीरिया जो है इट हैज अ प्रोटेक्टिव लेयर विच इज नोन एज सेल वॉल। और इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म और बैक्टीरियम होते हैं, और इसमें रेप्लिकेशन होती है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। और ये जो डीएनए होता है और एंजाइम्स होता है, इसमें जो एंजाइमेटिक
रिएक्शंस उसमें होती हैं। इसमें होता क्या है कि जो फूड होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और दीज आर फाउंड एसोसिएटेड विद प्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और हमें पता है कि ये दीज आर अबंडेंट। उस टाइम क्या था कि जो बैक्टीरिया था इट हैज़ अबंडेंट नंबर इन द लाइफ। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे, उस तरह से ये अपने आप को ढाल लेते थे। किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट या किसी भी तरह का इन्वायरमेंट होता था वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो गया और इनका जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होता गया विद द रैपिड रेट। तो अब हम सबसे पहले इसको अभी डिस्कस करते हैं इसकी डायग्राम को। अगर आप देखोगे तो ये एक सर्कुलर शेप में एक डी शेप में इसकी जो डायग्राम है, और ये जो डायग्राम है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अगर इसमें जो एक फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे एक्सटेंशन जो बाहरी जो दीवार है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल एक्चुअली क्या करती है, इट प्रोवाइड्स अ बेसिक स्ट्रक्चर टू द सेल, जिसमें ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं it बाइंड्स होते हैं, एक दूसरे से बाइंड हैं, और जिसकी वजह से एक इस सेल को प्रॉपर शेप मिलती है। और इट मीन्स जो सेल वॉल है इट इज द एक्चुअली लाइक अ वॉल फॉर दिस सेल एंड इट प्रोवाइड्स बेसिक स्ट्रक्चर टू दिस बैक्टीरियल सेल। आगे बात करेंगे यहाँ पे जो साइटोसोल है, यहाँ पे जो आपको साइटोसोल दिखाया गया है, इट इज जस्ट अ फ्लूइड लाइक वाटर। और इस फ्लूइड में एक्चुअली ये जितने भी कंपोनेंट्स होंगे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे ये सभी इसमें प्रेजेंट होंगे। और ये साइटोसोल्स में एक्चुअली होता क्या है, दीज नीड्स फॉर सर्वाइवल। और इस फ्लूइड्स को अगर मिलाया जाए, फ्लूइड एंड जो जितने भी बाकी रेस्ट ऑफ दिस पार्टिकल हैं उन सभी को अगर हमें बोलना होगा तो उससे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसमें सारे प्रोटीन्स होंगे, बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, और जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है उस जगह को बोलते हैं साइटोसोल। मतलब अभी इन सभी पार्टिकल्स और साइटोसोल जहाँ पे इनकी प्रेजेंस नहीं है, इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म। आगे बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लेयर आप देख सकते हैं, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे इसका काम क्या है, कोई भी जो मटेरियल होता है यहाँ से एंटर होता है और यहीं से बाहर निकलता है। और दूसरा इसका काम हो सकता है कि जो एक्सटर्नल अटैक होता है या एक्सटर्नल जितनी भी इंजरी कुछ भी ऐसा है तो उसको ये प्रिवेंट करती है, ये वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है। आगे हम बात करें, अगर ये देखिए आप, ये जो फोल्डेड है, इनवर्ट फोल्डेड है, इसको बोलते हैं मीजोजोम्स। ये मीजोजोम्स का एक्चुअली मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या है, इट हैज़ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। एक्चुअली ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड जितने भी होंगे, इन सभी से एनर्जी लेता है। और ये एनर्जी जो होगी ये वेरियस पार्ट्स में ये डिवाइड करता है। तो इसमें रेस्पिरेशन में इसमें हेल्प होती है। और आगे हम बात करेंगे, अगर बात करें ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे दिस प्रिवेंट द, ये जो यहाँ पे बना हुआ है दिस इज नोन एज कैप्सूल। ये एक्चुअली करता है क्या है, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम ड्राइंग। और आगे हम बात करें, अगर राइबोसोम्स की बात करें, और यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं दीज आर कंटेन सब यूनिट्स। इसकी जो राइबोसोम्स होते हैं इसकी सब यूनिट्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें इसको बड़ा करके नहीं दिखाया क्योंकि हमें पूरा बैक्टीरियल सेल दिखाना था, इसलिए हमने यहाँ पे एरो लगाया है कि दीज आर नोन, यहाँ पे राइबोसोम्स की प्रेजेंस होगी। दीज हैव सब यूनिट्स जिसको हम 50s 30s बोलते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है और यहाँ पे इट रिसीव्स एंड ट्रांसलेट द जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, तो वहाँ पे क्या होता है, इसकी रिसीव, यहाँ पे ये रिसीव होता है और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसलेट होती है। और आगे हम बात करें, यहाँ नीचे देखिए फिम्ब्रिया दिखाया गया है। दीज फिम्ब्रिया, ये फिम्ब्रिया जो है एक्चुअली these are
प्रोवाइडिंग द सरफेस फॉर द शेयरिंग जीन्स। जो जीन्स होंगे यहाँ पे इसे सरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें ये जीन्स की जो होगी शेयरिंग होती है। और दूसरा काम इसका ये हो सकता है कि इट इन्फेक्ट द सेल ऑफ देयर होस्ट। जो होस्ट होता है बैक्टीरिया के लिए, जो भी होस्ट होगा, होस्ट सेल होगा, उसको इन्फेक्ट करा जाता है बाय द फिम्ब्रिया। और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज द हुक। यहाँ पे ये हुक आपको दिखाया गया इट ज्वाइंस द बैक्टीरियल होल बैक्टीरियल सेल विद द फिलामेंट नोन एज फ्लैजेला। ये फ्लैजेला जो एक्चुअली है, ये फ्लैजेला इट इज लॉन्ग एंड थिन, एक्चुअली एक वायर की शेप में होता है। इसकी जो लेंथ है वो कम भी हो सकती है और इतनी लंबी भी हो सकती है कि ये पूरे का पूरा सेल जो है इसको सराउंड कर सकता है, इतनी इसकी लेंथ हो सकती है। तो यहाँ पे हमने ये सारे जो इसके पार्ट्स हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। साइटोसोल क्या होता है, कैप्सूल, सेल वॉल, मेम्ब्रेन्स और राइबोसोम्स, फिम्ब्रिया और ये फ्लैजेला, ये सभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो ये आपको जब भी क्वेश्चन में आता है बैक्टीरियल सेल, तो सबसे पहले आप इसको डायग्राम बनाओगे और इसको अच्छे से लेबलिंग करोगे। उसके बाद एक एक पॉइंट जो है उसको आप उसकी प्रेजेंस बताओगे और उसके फंक्शंस उसको पॉइंट्स में आपको लिखने पड़ेंगे। आगे हम बात करते हैं वायरस। बैक्टीरियल सेल की हमने बात करी, अब बात करेंगे वायरस की। ये जो वायरस होता है इट इज ऑल्सो अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो इन्फेक्शन के लिए जाना जाता है। और ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इट इज ऑल्सो इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल जिसको माइक्रोस्कोप की हेल्प में हम देखते हैं। एक्चुअली ये करता क्या है, इट रेप्लीकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। मतलब ये खुद अगर बात करें कि लिविंग है नॉन लिविंग है, इसको अगर काम करना है, इसको अगर अपना रेप्लीकेशन करना है तो इसको कोई ना कोई लिविंग सेल चाहिए होता है। तो ये क्या करेगा, ये लिविंग सेल में जाके अपने जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो उस लिविंग सेल में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसको अपना नंबर बढ़ाने के लिए कोई ना कोई होस्ट जो होता है वो लिविंग सेल चाहिए होता है। उसी में ही ये लिविंग सेल हो एज अ होस्ट, उसी में ही ये क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो अगर हम बात करें कुछ इसके डायग्राम के बारे में, इट इज जनरली कंपोज्ड ऑफ, दिस डायग्राम इज जनरली कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक एंड टेल पार्ट। ये जो हेड पार्ट है सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये जो हेड पार्ट है इसमें एक वायरल जीनोम रहता है जिसे जीनोम बोलते हैं। इसमें एक जो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन की कोटिंग यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे देखिए एरो के साथ दिखाया गया है, प्रोटीन की यहाँ पे कोटिंग होती है। इस प्रोटीन कोटिंग की वजह से ही इस वायरस की शेप आती है और ये मोस्ट ऑफ द जो वायरस का काम है वो इसी हेड पार्ट में होता है जिसमें कोटिंग की जाती है प्रोटीन्स की, और यही प्रोटीन है जो इसको शेप देता है। और ये पूरे वायरस का जो मेन पार्ट है, हेड पार्ट है, इसमें ही ये सबसे ज़्यादा काम इसी में किया जाता है क्योंकि इसमें डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, डीएनए या फिर आरएनए होता है और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। और इन न्यूक्लिक एसिड्स में एक्चुअली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, या तो वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी या तो इन द फॉर्म ऑफ आरएनए होगी या फिर इन फॉर्म ऑफ डीएनए। ये जो यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है इन द न्यूक्लिक एसिड्स। तो यहाँ पे अगर ये जो पार्ट है जो जहाँ इसे, क्योंकि हमें पता है कि जो इसे होस्ट जो होगा वो लिविंग सेल चाहिए होता है, जो लिविंग सेल में जो एंटर करता है जहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है वो हेड सेल के थ्रू ही होती है। तो इसका मतलब इसका जो मेन और इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाला पार्ट है वो हेड है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसका नेक, जिसको हम कॉलर बोलते हैं, कॉलर विद विस्कर्स। और ये कॉलर जो है इसका काम क्या है, ये ज्वाइन करता है सबसे पहले तो हेड और इसके टेल पार्ट को ज्वाइन करने का काम करता है। इसकी प्रेजेंस है बिटवीन द हेड एंड द शीथ ऑफ द टेल। एंड इसका काम क्या है, इट इज जनरली मेड अप ऑफ फिब्रिटिन मॉलिक्यूल्स। ये फिब्रिटिन मॉलिक्यूल्स का ये जो यहाँ पे
जो है कॉलर है बना होता है। और एक्चुअली ये जो फिब्रिटीन होते हैं ये मॉलिक्यूल्स वेरियस नंबर में होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस में इसका नंबर चेंज हो सकता है। और आगे हम बात करेंगे अगर टेल पार्ट की। ये जो टेल पार्ट है इसमें जो ये वेरियस शीट्स बनी होती हैं ये एक्चुअली होलो ट्यूब्स होती हैं। एक्चुअली इनवर्स में ये होलो होती हैं और एक्चुअली होता क्या है इसमें इसका काम क्या है, इस इन्हीं होलो ट्यूब्स के थ्रू जो न्यूक्लिक एसिड है वो हेड पार्ट से जाते हैं। जब पार्ट इसमें हेड पार्ट से जो होते हैं पास आउट होते हैं और इन्फेक्शन के थ्रू इसी पार्ट में से वो ट्रांसफर होते हैं। और आगे हम बात करेंगे ये जो बेस है, इसका जो बेस है इसे बोलते हैं बेस प्लेट्स। इस बेस प्लेट्स का काम एक्चुअली क्या होता है, इट कंट्रोल्स द होस्ट सेल अटैचमेंट। यहाँ से जो होती है अटैचमेंट, जो इसका काम है कि जो पूरा वायरस है उसकी अटैचमेंट बनी रहे, होस्ट सेल जो लिविंग सेल है उसके साथ अटैचमेंट बनी रहे। और ये जो टेल शीट है, ये जो टेल है इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी के थ्रू जो वायरस है वो इंजेक्ट होता है। मतलब इसका जो वायरस है हेड पार्ट के थ्रू आता है और वो इंजेक्ट होता है टू द लिविंग सेल। मतलब इसका जो तीन मेन पार्ट्स कौन से होंगे, हेड होगा और ये जो टेल पार्ट होगा और बेसिक जो होगा बेस प्लेट्स होंगे। और इससे हमने इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन किया है, कुछ पॉइंट्स हैं आगे आप हमें यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वायरसेस आर ऑन बॉर्डर लाइन ऑफ द लाइफ बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम। They have some characteristics of both living organisms as well as non-living organisms. Living organisms का कौन सा characteristics इसका सेम है, कौन सा है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि इसका काम भी है रिप्रोडक्शन करना। लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये इसकी एबिलिटी भी होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। और अगर हम बात करें नॉन लिविंग सिस्टम्स के साथ कौन से पॉइंट्स कॉमन है वो क्या है, दीज कैन मेटाबोलाइज इन द एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड दीज हैव ऑल्सो एबिलिटी टू क्रिस्टलाइज। वायरसेस जो होते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सर्कुलर शेप में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और डीएनए या फिर आरएनए होते हैं जिसको प्रोटीन कोटिंग की होती है जो हेड पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसको हमने डिस्कस कर लिया है। वायरस आर द ऑर्गेनिजम्स विच लिव ओनली एज पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स की फॉर्म में इसकी लाइफ हो सकती है एंड दे रिप्रोड्यूस दमसेल्व्स ओनली इन अ होस्ट सेल विच इज अ लिविंग सिस्टम। सच एज कौन से लिविंग, इसके लिए होस्ट कौन से हो सकते हैं, सच एज बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट्स एट द एक्सपेंस ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। अब हमने डिस्कस कर लिया है प्रोकैरियोट्स एंड कुछ बैक्टीरियल सेल एंड वायरसेस। उसके बाद हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एरोबिक प्रोसेसेस। अभी हमें कोई भी जब फूड बनता है, अब आज हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन जब इवोल्यूशन की बात करें सबसे पहले जो ये एज्यूम किया जाता था कि जो प्री अर्थ थी वहाँ पे द अर्लियर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया दीज यूटिलाइज द H2S, ये यूटिलाइज करते थे H2S फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फूड। तो उस टाइम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैसे होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ उस टाइम प्रेजेंट होती थी और H2S भी प्रेजेंट होता था, जिनकी प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता था, जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया हेल्प करते थे फोटोसिंथेसिस में और क्या बनता था, शुगर की फॉर्म में फूड प्रोड्यूस होता था और साइड प्रोडक्ट हमें सल्फर मिलता था। जब अर्लियर जो अजम्पशन थी कि उस टाइम फोटोसिंथेसिस इस रिएक्शन के थ्रू होती थी। अब हमने बात करी बैक्टीरिया नोन एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या होता है, इट इज एक्चुअली क्लोरोफिल, इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया which is different from that found in higher plants। तो उस टाइम बैक्टीरियो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती थी, जिसके लिए जो सबस्ट्रेट रहते थे वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रहते थे। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती थी इसीलिए उसको उस प्रोसेस का नाम दिया गया था फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब है प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन अगर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया था फोटोसिंथेसिस। अभी बात करेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस, अब ये बात याद रखें कि अर्लियर कंडीशंस में जो फोटोसिंथेसिस थी उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया गया था। ये एक्चुअली एक फ्लो डायग्राम है, एक्चुअली एक फ्लो चार्ट बना हुआ है फोटोसिंथेसिस के लिए यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाया गया सूडोमोनास एंड पैराकोकस, एंड यहाँ पे लॉस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। लेकिन बाद में ये जो आप बाद में पढ़ोगे नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस थी एक्चुअली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ऑक्सीजन जो थी प्रोड्यूस होती थी, क्योंकि उस बाद में जो फोटोसिंथेसिस हुई थी वो वाटर की प्रेजेंस में हुई थी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड। उस टाइम हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं यूज की थी, अगर क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में हुई थी तो हमें साइड प्रोडक्ट सल्फर मिला था। लेकिन अगर आज जो हम स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर की प्रेजेंस में होता है, और उस टाइम उसके अकॉर्डिंग जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सीजन बनता है। वो ऑक्सीजन यूज होता है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेसेस, और इन साइकिल्स को बोलते हैं कैल्विन साइकिल, जिसके थ्रू ये हम सारे जो प्रोसेस पढ़ते हैं। ये एक्चुअली एक फ्लो डायग्राम है, आपके सिर्फ समझने के लिए है। तो आगे हम बात करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पहले हम हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे थे, यूज हो रहा था, और एक्चुअली लेटर जो स्टडीज हुई थी उसमें क्या है कि मोर एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस सिस्टम इन विच वाटर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो उस टाइम देखिए सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल यूज किया गया था इंस्टेड ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो उस टाइम भी शुगर एंड साइड प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन मिला था। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग वाटर एंड प्रोड्यूस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि इस टाइम जो प्लांट्स में ये फूड बना था, इस this mode of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition and release this oxygen which is known as free oxygen in the atmosphere। और गेटिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बाय रेस्पिरेशन, ये जो रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन, और ये रिलीज जो हो रहा है ऑक्सीजन, ये इट इज पॉसिबल बाय द ग्लूकोज रेस्पिरेशन। एंड अगर हम बात करें ये फ्री ऑक्सीजन जो है ये कन्वर्ट हो जाती है O3 मॉलिक्यूल में, जिसको हम बोलते हैं ओजोन, और इन द प्रेजेंस ये ऑक्सीजन से ओजोन कैसे बनती है, जब ये ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में जाती है, और हमें पता है कि इन्वायरमेंट में यूवी रेज भी होती हैं, यूवी लाइट की प्रेजेंस में इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और ये ओजोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ओजोन है वो जो एटमॉस्फेयर में अपर लेयर है ओजोन लेयर की फॉर्म में ये एक्ट करती है। ये जो फ्री ऑक्सीजन है इट इज जनरेटेड बाय फोटोसिंथेसिस, इट इज मोर लाइक टू पॉइजन टू द एनारोबिक बैक्टीरिया। कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरियल फॉर्मेशन हुई थी वो एनारोबिक कंडीशन में हुई थी, तो शुरू में जो ये ऑक्सीजन बनी थी, इन ऑक्सीजन बनने की वजह से एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोसेस था उसको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी बने जो एनारोबिक की बजाय एरोबिक कंडीशंस में यूटिलाइज करते हैं, और जो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है बाय द ऑक्सीजन। और दिस वाज मच मोर efficient system for release of energy from organic molecules compared with earlier system of respiration known as glycolysis। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जो पहले जो रेस्पिरेशन होती थी वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती थी, तो इसका मतलब है कि अगर हम कंपेयर करें पहले की स्टडीज और अब की जो बात करें, वहाँ पे ये ग्रेट डिफरेंस देयर इज। एंड और क्योंकि हमें पता है कि जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होती थी उसको नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इट इज एक्चुअली पाथवे फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जिसमें इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। तो ये आज के टाइम में
ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस भी होता है, कुछ ऐसे पाथवेज भी हैं जो मेटाबॉलिज्म जिनकी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के कुछ डिफरेंसेस एंड कुछ सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे। लेकिन डिफरेंस और सिमिलैरिटीज करने से पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। जो प्रोकैरियोट्स हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है, दीज आर सिंपलर unicellular organisms which do not have well defined nucleus। जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट्स में पूरा वेल डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें वहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड भी है और उसका स्ट्रक्चर कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। और यूनिसेलुलर की बजाय दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और अगर बात करें कि सबसे पहले प्रोकैरियोट्स ओरिजिनेट हुए थे या फिर यूकैरियोट्स, तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए वो आंसर है कि जो यूकैरियोट्स थे वो बाद में आए थे, जो प्रोकैरियोट्स थे वो पहले ओरिजिनेट हो चुके थे। इन बायोकेमिकल स्टडीज द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर वेरी सिमिलर। एक्चुअली ये भी माना जाता है अकॉर्डिंग टू बायोकेमिकल स्टडीज के उनका ओरिजिन कॉमन है, उनका जो ओरिजिनेशन का जो पॉइंट है वो कॉमन है। लेकिन ये भी हम स्टडी करते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो पहले आए थे, यूकैरियोट्स बाद में। और यूकैरियोट्स जो थे लाइक प्रोकैरियोट दे हैव सिमिलर बायोकेमिकल पाथवेज फॉर रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन? एनारोबिक एज वेल एज एरोबिक फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो यूकैरियोट्स थे दीज नॉट अटेन्ड ओनली लार्जर साइज, उनका साइज लार्जर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ दीज डेवलप्ड इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और नेक्स्ट पॉइंट है ईच फॉर्म ऑफ सेल विच वॉज थॉट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट। हर एक सेल जो हम बोलते थे कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक्चुअली इट बिकेम डिपेंड ऑन ईच अदर इन लार्ज ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लेबर विद इन ऑर्गेनिजम्स। ये डिपेंडेंट थे एक दूसरे के ऊपर और ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते थे। अब हम आते हैं मेन टॉपिक जो हर बार पेपर में आता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सबसे पहला होगा दिस ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नोन एज मोनरा। और इस ग्रुप में क्या क्या प्रेजेंट होता है? यूबैक्टीरिया, आर्काबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। लेकिन यूकैरियोट्स में किस किस में होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकैरियोट्स? प्लांट सेल्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट एंड फंजाई। न्यूक्लियस की अगर बात करें, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है। क्रोमोसोम की बात करें, प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम जो जनरल जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कोडिंग करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल स्टैंडर्ड होते हैं। डीएनए की बात करें, डीएनए इन द प्रोकैरियोट्स दीज आर सर्कुलर मॉलिक्यूलर नेक्ड एंड दीज आर लॉन्ग डीएनए चेन बाउंड बाय हिस्टोन्स। ये हिस्टोन्स क्या होते हैं हम बाद में डिस्कस करते हैं। सेल डिवीजन की बात करें, सेल डिवीजन जो प्रोकैरियोट्स में होती है वो बाइनरी फिजन होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में माइटोसिस और म्यूसिस के थ्रू होती है। ऑर्गेनेल्स की बात करें, कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं प्रोकैरियोट्स में, कुछ पॉइंट्स को छोड़ के। कौन से पॉइंट्स? राइबोसोम ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा लेमा, it is enfolded as mesosome in green bacteria and infold in cyanobacteria। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया के में जो ये इनफोल्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं इन द यूकैरियोट्स। वो कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं? वो कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ प्लांट्स में ही होता है, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस वेरियस ऑर्गेनेल्स यहाँ पे यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं। सेल वॉल की बात करें, जो सेल वॉल होती है इन प्रोकैरियोट्स वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनती है, और अगर यूकैरियोट्स के में बात करें सेलुलोज से मिलके बनती है। लेकिन ये सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट्स में होती है, वो एनिमल्स में नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन्स की बात करें वो माइकोप्लाज्मा को छोड़ के बाकी सभी में होती है। एक्सोसाइलोसिस एंड एंडोसाइटोसिस इट इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट बट
इट हैपन्स इन द यूकैरियोट्स। साइटोस्केलेटन की बात करें, जो साइटोस्केलेटन इसकी बॉडी है, इट इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट बट देयर इज साइटोस्केलेटन इन द यूकैरियोट्स। कंपार्टमेंट इन द सेल इन प्रोकैरियोट्स, देयर इज नो कंपार्टमेंट इन द सेल, लेकिन इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ड्यू टू मेम्ब्रेन सिस्टम। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दीज मेनली यूनिसेलुलर, क्योंकि इसमें होते ही यूनिसेलुलर, इट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो मेनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं विद डिफ्रेंसिएशंस। एंड मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिज्म दोनों टाइप्स की हो सकती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं वो सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में होती है। अगर सेल साइज की बात करें, सेल साइज इज लेस इन प्रोकैरियोट एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ सिमिलैरिटीज, दे हैव मेन काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इन कॉमन सच एज डीएनए, राइबोसोमल मशीनरी, enzymes, various similarities that metabolic pathways and membrane of similar organizations। अब बात करेंगे ऑर्गेनेलिज के बेसिस पे, वो जो यूकैरियोट सेल में पाई जाती हैं। यूकैरियोट सेल हैज एक्सेसिव फोल्डिंग्स। किसकी एक्सेसिव फोल्डिंग्स होती हैं? इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स की। और ये जो फोल्डिंग्स होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाई जाती हैं, नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हैज द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज। कौन सी? सबसे पहली, थोड़ा हम इसमें मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन जिसमें चैम्बर्स होते हैं, टेब्यूलर कैनाल्स होती हैं, और यहाँ पे एक्चुअली इसका काम क्या है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट इज गोल्जाई एपरेटस। गोल्जाई एपरेटस एक्चुअली इट इज अ स्टैक, मतलब यहाँ पे फ्लैट लेयर्स बनी होती हैं। वो फ्लैट जो लेयर्स बनी होती हैं उसको हम गोल्जाई एपरेटस बोलते हैं। ये फ्लैट लेयर्स की फॉर्म में सेल में प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इट प्रोसेसेस प्रोटीन सिंथेसिस, बिसाइड इट हेल्प्स इन सीक्रेशन, इट हेल्प्स ऑल्सो इन सीक्रेशन। लाइसोसोम्स की बात करें, members also include lysosomes, the organelles that contain enzyme necessary for degrading the foreign material, thereby helping defensing in the mechanism। तो इसका लाइसोसोम का काम। बाकी आगे जो पॉइंट है, दिस इज पर ऑक्सीजोम्स। पर ऑक्सीजोम क्या होते हैं? द मेम्ब्रेन सराउंडिंग पर ऑक्सीजोम, जिसको माइक्रोबॉडीज भी बोलते हैं। इट इज हाईली रिएक्टिव, ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेम्ब्रेन होती है। और क्यों हाईली रिएक्टिव क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे एक हाईली रिएक्टिव मटेरियल की सिंथेसिस होती है। वो कौन होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, इसकी सिंथेसिस होती है, विच इज एक्चुअली वेरी हाईली रिएक्टिव। परऑक्सीजोम में इसका सिंथेसिस होने के साथ साथ एक्चुअली इसका मतलब, इसका काम क्या है? इट हैज वेराइटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस विच कॉजेज कन्वर्जन ऑफ लिपिड इनटू प्रोटीन। इसका कन्वर्जन करती है, लिपिड का कन्वर्जन कर देती है इन द प्रोटीन्स। तो यहाँ पे इसका बायोकेमिकल जो फंक्शन ज़्यादा है। अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में द मेम्ब्रेन्स सराउंड द लार्ज लिपिड्स, लार्ज लिक्विड फिल्ड वैक्यूल्स, और बाकी ये जो लिक्विड है उसको, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उस सेल का, उसको बोलते हैं साइटोसोल, जो हमने बैक्टीरियल सेल में भी डिफाइन किया था। जो इसकी इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम होता है यूकैरियोट्स में, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट। ये हमने डिफरेंस में भी स्टडी किया है। और ये जो ज़्यादा बड़ा साइज है इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन का, इट प्रोवाइड्स इनफ सरफेस एरिया जिसमें मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सकता है, जेनेटिक इन्फॉर्म कोडिंग हो सकती है, और बाकी सेलुलर रिएक्शंस भी होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं, एक प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? इट इज एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया जाता है कि जो ऑर्गेनेलिज होती हैं
वो बनती कैसे, इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके बेसिस पे ये जो ऑर्गेनेलिस बनती हैं थ्रू द प्रोसेस, और जिस प्रोसेस से बनती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, दिस पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन अलोंग विद कंटेंट ऑफ एक्सटर्नल मीडियम, इसका एक्चुअली जो लिंक होता है वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है, जिसमें एक्चुअली जो रिमूव कर दिया जाता है इसे, इंटरनल जो एक्सटर्नल मटेरियल उसे रिमूव कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स। और अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू समझें तो ये जो सबसे पहली डायग्राम है, यहाँ पे देखिए ये जो सेल है इसमें दिस इज डीएनए, और यहाँ पे देखिए जिसको फेगोसोम्स बोलते हैं, फेगोसोम्स यहाँ पे ये बना हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि जो इसमें जो साइटोसिस मैकेनिज्म होता है, इसमें जो फूड होगा, फूड जो इनटेक ऑफ फूड है वो कैसे होगा, वो बाहर आउटसाइडर द सेल होता है। ये जो सेल कंपोनेंट्स हैं वो इंटरनल सेल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो वे इनटेक ऑफ फूड होता है और इंजेशन ऑफ फूड होता है वो इट अकर्स इन द आउटर साइड ऑफ द सेल। और यहाँ पे जब जैसे जैसे इसकी इवोल्यूशन होती गई, नेक्स्ट स्टेज जो इवोल्यूशन की आई है उसमें ये देखा गया जो फूड है इट वॉज पैकेज्ड इन मेम्ब्रेन वेसिकल्स फॉर्म्ड एट सेल सरफेस। ये बाहर की बजाय बिल्कुल सेल सरफेस में बनती है। ये जो फॉर्मेशन होती है, जैसे जैसे फूड पार्टिकल इस सेल के पास आता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे जो आर्म्स बनती हैं जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं, इसकी वजह से ये फूड को ट्रैप कर लेता है और यहाँ पे बाकी जो यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ इसका रिएक्शंस होता है और मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। और ये जो लास्ट स्टेज होती है, लास्ट स्टेज और इवोल्यूशन की थी, उसमें ये पाया गया कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं दे पैकेज्ड इन लाइसोसोम्स लोकेटेड इंटरनली होते हैं, और जो फूड डाइजेस्ट होता है इट फूड डाइजेस्ट बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स की फ्यूजन की वजह से ये जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। तो ऐसे इवोल्यूशन होने के साथ साथ इनका जो प्रोसेस है वो भी चेंज होता गया। जो अभी हमने डिस्कस किया है, दिस ऑल द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, मतलब इसका कैसा स्केलेटन है जिसके बेसिस पे इंजेशन एंड डाइजेशन होती है फूड के लिए। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें दीज हैव साइटोस्केलेटन, जो फिलामेंट्स से बनते हैं। एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क किसका होता है, प्रोटीन फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है, और ये जो नेटवर्क है इसकी वजह से ही सेल को एक शेप मिलती है। उसी की वजह से जो सेल की कैपेसिटी बनती है कि वो मोबाइल बन सके, मतलब कि उसकी मूवमेंट हो सके, और जो इसमें ऑर्गेनेलिज होती हैं उसका ट्रांसपोर्ट हो सके फ्रॉम वन सेल इनटू अनदर सेल। मतलब ये साइटोस्केलेटन की वजह से, ये जो फिलामेंट्स हैं प्रोटीन फिलामेंट्स, इसकी वजह से ही सेल को शेप मिलती है। और ये प्रोटीन फिलामेंट्स ऑलमोस्ट सभी यूकैरियोटिक सेल में सेम ही होती हैं। और एक पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेन प्रोटीन फिलामेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन से हैं, एक्टिन, मायोसिन, ये प्रेजेंट रहते हैं मसल सेल्स में। और ये एक्टिन और मायोसिन जो हम बोल रहे हैं, दीज इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। एंड उसके साथ साथ ये माइक्रोफिलामेंट्स भी बनाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स कैसे बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, हम थोड़ा सा इसको डायग्राम्स के थ्रू हम आपको दिखाते हैं। ये दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम में एक्चुअली क्या है, ये साइटोस्केलेटन आपको दिखाया गया है जिसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स देखिए दोनों साइड के साथ ये अटैच हुआ है। ये सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच्ड है। और ये होता क्या है, इसमें ये जो आपको ये सर्कल्स में दिखाया गया है, दीज आर एक्चुअली डीएनए अटैच्ड है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। These microtubules, these are hollow from inside, and these form cilia, flagella, centriole और spindle formation। इसकी वजह से ही ये सभी होती हैं। और ये these
होल पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये जो मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो यहाँ पे बाउंड्री दिखाई गई है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल की इवोल्यूशन के लिए यहाँ पे जो ये डीएनए यहाँ पे जो अटैच हुआ पड़ा है, इसकी डिटैचमेंट होती है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि अगर इस सेल की इवोल्यूशन होनी है तो उसके लिए इसका ये जो डीएनए सेल है, इसका यहाँ से डिटैचमेंट होना इसका बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है, ये जो सेपरेशन हो जाती है डीएनए मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से देखिए ये एक जो यहाँ पे ये जो बने हुए हैं, दीज आर नोन एज ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो उसकी वजह से जो डीएनए वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल डिवीजन में आगे इसके लिए इजी हो जाता है ड्यू टू द डिटैचमेंट ऑफ दिस डीएनए। तो एक्चुअली जो बाद में इवोल्यूशन होती है, इट इज obviously present होती है in the presence of microtubules which indicate that they appear early in the eukaryotic evolution। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पहले से ही फ्रीली रहते हैं और फ्रीली दे लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म अटैच रहती है सेल मेम्ब्रेन के साथ। एंड दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन it protects the DNA from many chemical changes that occur in cytoplasm। एंड अगर डीएनए की बात करें यूकैरियोट्स में जो होते हैं, डीएनए फाउंड इन यूकैरियोट, इट इज नॉट ओनली ऑफ लार्ज साइज बट इज ऑल्सो पैकेज्ड। दीज आर पैक्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोन्स। हिस्टोन्स के साथ पैकेजिंग होती है और ये क्रोमोसोम्स में डिवाइड होते हैं। तो हिस्टोन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। हिस्टोन्स एक्चुअली प्रोटीन्स ही होते हैं जिसका बेसिक नेचर होता है और यूकैरियोट्स में ये पाए जाते हैं। और प्रेजेंस की बात करें, कहाँ पे ये यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ होते हैं, दीज आर एक्चुअली बाइंड्स टू द डीएनए। और ये क्या करते हैं, दीज आर रैप इनटू कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स। ये इनकी फोल्डिंग हुई होती है, इनवर्ड फोल्डिंग होती है, which binds, this folding is bind to the DNA। फंक्शन क्या होता है, it controls the expressions of the characters which are known as genes। जीन एक्सप्रेशंस के कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल करता है। और इसकी ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दीज आर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स विच हैव नॉट अंडरगो एनी चेंज ड्यूरिंग इवोल्यूशन। जैसे जैसे इवोल्यूशन होती गई ये इंडिपेंडेंट दिस हिस्टोन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, जिसकी वजह से इसका जो नेचर है वो शुरू से ही जो शुरू में ही था वो ड्यूरिंग द इवोल्यूशन वो सेम रहा, वो उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसलिए इसका डिस्कस करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये एक और पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है कि ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में ही आइडेंटिकल है। अभी हमने जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच स्टेज ऑफ इवोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स। मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स जो इवोल्यूशन हम स्टडी करते हैं वो किस इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, कुछ आपको यहाँ पे प्रोसेसेस दिखाए गए हैं, आपको इसको ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, पॉलीमर्स, फोटोसिंथेसिस, ऑर्गेनिक मोनोमर्स, एक्विजिशन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो मोनोमर्स आए थे, मोनोमर्स तो थे ऑर्गेनिक मोनोमर्स, सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। वो मोनोमर्स आपस में अटैच हुए, लॉन्ग चेन्स बनाई गई जिसको हम पॉलीमर्स बोलते हैं। उन पॉलीमर्स की एक्विजिशन हुई, उसके बाद फोटोसिंथेसिस हुआ जिसमें फूड बना। उस फूड में जो ऑक्सीजन जो थी साइड प्रोडक्ट था वो उसकी रेस्पिरेशन के थ्रू वो फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर में लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऑर्गेनेलीज कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। दोनों में कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो दोनों में कॉमन है, दिस इज राइबोसोम। नेक्स्ट इज, स्टेट वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए। हमने जहां पे डिफरेंस किया था वहां पे हमने डीएनए के बारे में भी बात करी थी
कि जो यूकैरियोट्स में डीएनए होता है वो लॉन्ग चेन्स में होता है जो कि अटैच रहता है हिस्टोन्स के साथ, मतलब सर्कुलर वो इनफोल्ड्स होते हैं जिसमें वो डीएनए के साथ बाउंड रहते हैं। लेकिन डीएनए में ये जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसमें ये जो डीएनए रहता है वो सर्कुलर शेप में रहता है, वो इट इज सर्कुलर एंड नीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 2 changes in environment that resulted from evolution of water splitting photosynthesis। एक्चुअली क्या था, जब फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड थी, उसके बाद वाटर के आने के बाद कुछ चेंज आया। वो चेंज क्या था कि सबसे पहले जो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल की बजाय क्लोरोफिल था प्रेजेंट रहा था प्लांट में, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन जो मेन पॉइंट था, यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन रिलीज हुई थी। और उसके साथ साथ जो प्रोसेस यहाँ पे प्लांट्स के द्वारा ही जो यहाँ पे शुगर्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती थी बाय द प्लांट्स, दे हैव दिस ओन एबिलिटी। इस एबिलिटी की वजह से हिट्रोट्रॉफिक की बजाय ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की भी इवोल्यूशन हो गई थी। ये दिस मोड इज ऑल्सो ओरिजिनेट बाय दिस फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसकी वजह से जो आज हम स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस वो इवोल्यूट हुआ था, लेकिन उससे पहले भी एक फोटोसिंथेसिस होती थी जो वाटर की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड में की प्रेजेंस में होती थी। तो इसी के साथ हमने सेकंड पार्ट हमने आज स्टडी किया है, जिसमें हमने मेनली बैक्टीरिया, वायरस दोनों को डिस्कस किया। उसके बाद हमने स्टडी किया यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज क्या होती हैं और डिफरेंसेस क्या होते हैं। डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, और इसका चांस है कि ये पेपर में आ सकता है। और जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं वो सभी लास्ट पेपर में आए होते हैं, इसलिए हम इसको क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसके साथ साथ आप अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट है इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस डाउट का जो क्लियरेंस है वो हम आगे वीडियो में कंसीडर करेंगे। और स्टे ट्यून्ड विद चैनल। थैंक यू।